फिरोज मेमन साहब, आपका मेमन दुनिया के इस स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। जी शुक्रिया। पूना मेमन ऑर्गेनाइजेशन को आपने फॉर्म किया, एस्टैब्लिश किया, क्या ऐसे ऑब्जर्व मतलब ये समझ लीजिए कि मोटिवेशनल फैक्टर थे जिन्होंने आपको मोटिवेट किया, इंस्पायर किया कि आपको पुणे जैसी सिटी के अंदर रहते हो जिसको एजुकेशन हब कहा जाता है, वहाँ पर पूरे मेमन समाज को का असेंबल करना है, गैदर करना है? देखो, पहला तो ऐसा था कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अपनी कबीलों की पहचान बनाकर रखो। उसने अपने को अलग अलग कबीलों में बांटा है और ये भी कहा है कि अपनी कबीलों की पहचान। तो मैं हमेशा जानना चाहता था, तब कि मेरे डैडी रह चुके हैं जमात के प्रेसिडेंट कुछ टाइम तक, लेकिन कुछ सालों से जमात पूना में फंक्शन नहीं होने की वजह से एक जनरेशन सेपरेट होते जा रही थी और ये डिफरेंस बढ़ते जा रहा था। और एक क्यूरियोसिटी मन में थी, मेमन होते क्या है, कल्चर तो है, लैंग्वेज है। मैं बोरी लोग को देखता था, मैं खोजा लोग को देखता था, इनके कम्युनिटी सेंटर्स देखता था, तो मैं जानना चाहता था कि ये है क्या। पर एक जनरेशन का फासला होने की वजह से ज्यादा लोगों को जान नहीं पाए। पर एक कोइंसिडेंस ऐसा हो गया कि कोई फंक्शन में हम कुछ लोग मिले, कोई आर्किटेक्ट थे, कोई आईटी के पीपल थे, सब एजुकेटेड लोग थे। तो हम लोगों ने बोले व्हाई नॉट कि कुछ आगे बढ़ के ऐसा किया जाए, एक सोच कि जिससे कम्युनिटी को बेनिफिट पहुंचाया जाए। सो एक शाम को कुछ मेरे दोस्तों ने कुछ नाम शॉर्टलिस्ट करके 12 लोगों को बुलाया और यहाँ से पूना मेमन ऑर्गेनाइजेशन चालू हुआ। ये 12 लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, हालांकि मेमन समवे और द अदर रिलेटेड होते ही है। अच्छा। एक दूसरे से किधर ना किधर रिलेशन निकलता ही है, पर उस दौरान हम लोग जानते नहीं थे। और 30s में आने के बाद फ्रेंड्स बनाना मुश्किल हो जाता है। पर यहाँ पे आप देखो, 10 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, वीक में 2 बार मिलते हैं, ये करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये था कि भाई पैसा कलेक्ट करो और बेनिफिट के लिए पहुंचाओ जो डिजर्विंग है। पहला इतना बड़ा गैप होने की वजह से डेटा अवेलेबल नहीं था। डेटा अवेलेबल नहीं होने की वजह से फर्स्ट टाइम हम लोगों ने पूरे मेमनों का डेटा कलेक्ट किया, इसको कंपाइल किया। उसको हमने एक सब्जेक्ट दिया था, नो योर मेमन्स। नो योर मेमन्स के जानो एक दूसरों को कि क्या है। तो डेटा कंपाइल करके फिर हमने उसको एक बुक के फॉर्म में कंप्लीट किया, जिसको बहुत अपनी मेमन दुनिया में मेमन डायरेक्टरीज बोलते हैं। इसको पब्लिश किया, बांटा, और फिर हर ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए फाइनेंस की तो जरूरत पड़ती है। तो आइडेंटिफाई किए टास्क के भाई ऐसे ऐसे टास्क है। फाइनेंस का तो बड़ा प्रॉब्लम नहीं आया होगा जहाँ तक मेरी बात ख्याल है। स्टार्टिंग में आया था, पूना के मेमनों को देने की भी आदत छूट गई थी। देना भी भूल गए थे। ज़कात का चैनल टूट गया था। अच्छा। बैतुल माल टूट गया था। मेमनों की मदद लॉस था अपने आप में। हाँ, मेमनों की मदद मेमनों तक पहुंचे, ये चैनल नहीं था। तकरीबन 80,000 रुपया ज़कात जमा होती थी, डिवाइडेड बाय 200 होती थी, जो भी डिवाइडेड बाय 40 या 60 फैमिलीज होती थी। 2-2 हजार रुपये को हर फैमिली को पहुंचाया जाता था। ये कई साल से चलता था। अच्छा। हम लोगों ने इसको ट्राई चेंज किया, थॉट ये रखा कि भाई नहीं, पैसा किसी को कम दो, किसी को ज्यादा दो, पर उनको कुछ करने के लिए पैसा दो। इतना दे दो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, ये जो इनकलाबी तस्वुर इन्फाक का, कि किसी को इतना दो इन्फाक के तौर पर कि अगली बार वो देने वाला बने। जी हाँ, ये ऑब्जेक्टिव था। लेकिन और इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाए कैसा, तो हम लोगों ने 12 लोगों ने पहला छोटी 150 रुपया खुद के ऊपर सब्सक्रिप्शन चार्जेस लगाए कि भाई चाय पानी के तो पैसे अपने निकल जाए, और किसी ना किसी की ऑफिस पे जमा होके ये काम करते थे। लेकिन इसके जरिए से बात बहुत दूर तक जाएगी, मासेस तक जाएगी, तो वो बोलेंगे उठ के मुंह में जीरा था वो तो। नियत अच्छी थी, अल्लाह साथ देते गया, बात बनते गई, काम इतने बढ़ते गए कि काम बांटने पड़े, एजुकेशन के काम बांटने पड़े, एजुकेशन के फील्ड में काम आने लगे, मेडिकल के फील्ड में काम आने लगे, अपलिफ्टमेंट जिसको हम बोलते हैं घर दिला देना, टेम्पो दिला देना, कुछ कारोबार में लगा देना। ये फिर हमारे सामने और सारे दूसरे प्रॉब्लम भी हमने आइडेंटिफाई किए। भाई विडो भी है कम्युनिटी में जिनको रिलीफ नहीं मिलती, इनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। ये सब चीज़ों में हमने हमारी टीम को बांट दिया। पहला एक एप्लीकेशन आता था, 10-12 लोग बैठते थे, उसको फिल्टर करते थे। बोले हर एक एप्लीकेशन के लिए 10-12 लोगों की ज़रूरत नहीं होती है। हम लोगों ने खुद को 4-4 में बांट दिया, 4 मेडिकल फील्ड में, 4 अपलिफ्टमेंट में, 4 एजुकेशन में। धीरे धीरे रिक्वायरमेंट बढ़ती गई,
लोगों से मुलाकातें होती गई, पेरेंट बॉडीज ने आइडेंटिफाई किया। हम किसी को जानते नहीं थे, कोई हमको जानता नहीं था, पर काम बात करने लगा था कि ये होता है। धीरे धीरे हम वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन में इनकॉर्पोरेट हो गए। अच्छा। उसके बाद ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन के साथ हाथ मिला लिया। उसके बाद नाथानी चैरिटेबल ट्रस्ट में जितने भी इनके स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट पूना में पढ़ते हैं, इनके एडमिशन के पैकेजेस हम लोग बनाने लगे। बेस्ट ऑफ द कॉलेजेस से बेस्ट ऑफ द डिस्काउंट्स लेके प्रोवाइड करने लगे। तो उससे डोनेशन बच गया, लोकल गाइडेंस मिल गई। पढ़ाई के तौर पे, पर्सनल तौर पे हमारी कैपेसिटी और लेवल में हम लोगों ने उनके मसले सॉल्व करना चालू कर दी, काउंसलिंग चालू कर दी। ओवरऑल थॉट यही था डेवलपमेंट का। कुछ डेवलपमेंट जब ये लेकिन पूरा डेवलपमेंट डाटाबेस था। पार्डन? डाटाबेस था, जो डाटा आपने कलेक्ट किया था उसी डाटा नहीं, बुनियाद देखो पहला क्या था कि काम करते करते पूना का तो काम हो ही रहा था, लेकिन हम लोगों के ऊपर बाकी दूसरी जगहों का भी काम डालने गया था। बड़े बड़े डोनर्स हैं मेमन के, उनके पास चैनल्स और हैंड्स नहीं है पैसा पहुंचाने की, रिलीफ पहुंचाने की। एक चैनल आज पूना मेमन ऑर्गेनाइजेशन फॉर नाथानी चैरिटेबल ट्रस्ट पूरा महाराष्ट्र का चलाता है। हाँ, यहाँ से हम लोगों ने वेरियस दौरे करके अच्छे अच्छे लोगों को वहाँ बिठाए कि भाई मेमन कम्युनिटी आइडेंटिफाई वेरीफाई जल्दी हो जाता है, आप बताओ कि ये केस जेन्युइन है नहीं है। ये ऐसा करके बहुत सारा पॉइंट, एक चेन, एक नेटवर्क बनाने की कोशिश की है। और फिर इसको हमने लेवल 1 पकड़ा था कि कुछ साल तक इसको लेवल 1 पकड़ के करेंगे। मिलने का मकसद खाली मॉनेटरी बेनिफिट पास करना नहीं था। वी वांटेड टू मेक पूना मेमन ऑर्गेनाइजेशन एज अ सोशल मेमन क्लब, कि जिसमें ज़कात लेने वाले और देने वाले का ही रोल ना हो। ऐसा क्लब बनाया जाए जैसे आप मेरे जैसे फैमिली भी हो, उन लोगों का भी नेटवर्किंग हो। तो फिर हम लोगों ने प्रोग्राम्स आइडेंटिफाई करना चालू किए। अब कुछ स्कीम्स ऐसे डाले कि भाई 1500 रुपया 1800 रुपया सालाना कुछ फैमिली तुम हमको दे दो, वो हम तुम्हारे ऊपर ही खर्चा करेंगे। इसका एडवांटेज क्या होगा कि वी कैन कम ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म 3 to 4 टाइम्स इन अ ईयर। एक दूसरे को जानो, बिजनेस बढ़ते, रिश्ते बढ़ते। स्टैटिस्टिकली देखने में आज 16 लाख मेमन है पूरे ग्लोब में, और अगले 50 साल में इसको बचाकर नहीं रखे तो वी विल बी एक्सटिंक्ट। तो एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी हो गया। अच्छा, ये असल में मोटिवेशनल फैक्टर थे जो आपको इनिशिएट लेने के लिए। हाँ, इनिशिएट लेने के लिए सबसे बड़ा आपने बोला कि हमने शुरुआत में बोला कि हमने डाटा कलेक्ट किया। पहला काम हमारा ये था, जैसे हमने सोचा कि कोई ऐसा फॉर्म बनाना चाहिए जो इनकॉर्पोरेट करे, एक्यूमुलेट करे, पूरी तरह से गैदर करे। तो डाटा कहाँ से लाया आपने असल में? डेटा लेने के लिए तो ऐसा हो गया था कि जब पुरानी जमात होती थी तो एक ही जमात के पास आदमी होता था, उसी के पास सब डेटा होता था। वो 15-20 साल पहला कि किसी की शादी हो तो वो भाई उसको कुछ पैसे दे दो तो वो घर घर जाके सबको कार्ड देता था। पहला तो उसको हम लोगों ने पकड़े, क्योंकि लिटरेचर तो नहीं मिलता। तुम्हारे पास है क्या? तो बोले हमारे पास फलाने फलाने एड्रेस है। अब 15 साल में पूना इतना बड़ा हो गया है कि बॉम्बे से बड़ी एरिया आज पूना की है। तो लोग बहुत सारे डिस्पर्स हो गए। तो जो पुराने डेटा थे उनके घरों पर गए, उनके घर बिक चुके थे, उनसे एड्रेस लिया, जहां वो शिफ्ट हो गए। अगर बहुत लेंदी प्रोसेस था, इट टुक अस 8 months। फोकस वर्क ये था कि बस डाटा कलेक्ट करो, डाटा कलेक्ट करो, डाटा कलेक्ट। देखो, द ऑर्गेनाइजेशन बिलीव्स इन एग्जीक्यूशन, कि whatever task you take, it should not be, उसको डिसफंक्शनल नहीं होने दो, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए टाइम बाउंड रखो, और जितना भी हो टेक अनदर टास्क ओनली आफ्टर दैट। सो वी ऑल गेट डेडिकेटेड फॉर दैट पर्पज। तो अब तो एवरीबडी इज वेरी बिजी। तो अभी हम लोगों ने तो नए यूथ को साथ में लेके हमारे सक्सेसर ढूंढने की चालू कर दी कि 10 साल के बाद भाई वो हमारी जगह आ जाए। ऐसा पूना में फिर अल्लाह न करे दौर आए कि 10 साल का गैप हो और एक मेमन दूसरे मेमन को जान नहीं सके। इसमें बहुत सारे मुलाकातें होती गई। नाउ पूना मेमन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑन द मैप ऑफ इंडिया। हमारे पास कितने लोगों ने आके सेम रिप्लिका अप्लाई किया अपने अपने जमातों में। अच्छा, इस ऑर्गेनाइजेशन का बेस्ट पार्ट है कि यू विल नॉट फाइंड एनी ट्रेजरर, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, चेयरमैन हियर। ये टोटल शूरा बेस्ड है।
यहाँ हर चीज कंसेंसस मशवरे से होती है। जनरली ये होता है कि जब चंद लोग जमा होते हैं जो रिनोवेटर का काम अंजाम देते हैं, फाउंडर मेंबर बनते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड करते हैं, डेलीगेट करते हैं। आपने बोला कि नहीं मेरे पास प्रेसिडेंट नहीं, हमारे पास में सेक्रेटरी नहीं, हमारे पास में कोई कोषाध्यक्ष नहीं, फिर फंक्शनेट कैसा होगा, ड्यूरेबिलिटी कैसी है? ये सबसे बेस्ट पार्ट ये सिस्टम का ये है कि 5 लोग हैं जिसको हम वर्किंग काउंसिल बोलते हैं। ये सबके पास एक प्रेसिडेंट होता है, एक दिमाग होता है। हमारे पास 5 प्रेसिडेंट है। लेकिन ऐसा लगता है नेचुरल है करके बहुत ज्यादा हो। देखो पहला जब ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी, वी आर रजिस्टर्ड। शूरा का जो बात आप करें, शूरा तो आपने अडॉप्ट किया, जाहिर सी बात है इस्लामी जो इज्तिमाइयत का सबसे बड़ा खासा उसकी शूरा होती है। लेकिन शूरा के बाद आप देखते हैं कि वो शूरा को लीड करने वाला भी इस्लामी तारीख के अंदर से मिलते हैं। शूरा अल्लाह के रसूल के शूरा को अल्लाह के रसूल लीड करते थे, फॉर्म भी शूरा को अल्लाह के रसूल ने किया। उसके बाद अबू बकर ने लीड किया, उसी शूरा ने हजरत उमर खत्ताब को तय किया कि आप मुर्शिदुल अमीन रहेंगे, आप जो है अमीरुल मोमिनीन रहेंगे। लेकिन वहां पर जो अमीरुल मोमिनीन की हैसियत हुआ करती थी उस शूरा के अंदर, एक लीडर की हुआ करती थी, प्रेसिडेंट की हुआ करती थी। वो तो पूरा फित्री तरीका था जी। आप बोल रहे कि हमारे पास 5 प्रेसिडेंट है, तो थोड़ा सा लगेगा नहीं, ऐसा लगता नहीं कि डिस्ट्रैक्ट आएगा करके आगे जाके? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट दोनों तरीके हमने अपने ऊपर नेचुरलिटी से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। दोनों तरीके हमने अप्लाई करके देख लिए। व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म, देयर वाज अ सेक्रेटरी, देयर वाज अ ट्रेजरर, देयर वाज अ प्रेसिडेंट। पहला प्रेसिडेंट को इतनी तकलीफ हो गई कि उसके बाद कोई प्रेसिडेंट बनना चाहा नहीं। शूरा बेस हम लोगों ने जब से अपनाया है, अल्लाह ताला ने प्रोग्रेस दिया है, रिकग्निशन दिया है और नीयतें अच्छी होने की वजह से सक्सेस भी दिया है। ये रेवोल्यूशनरी जो थॉट्स आपका है, शूरा, बैतुल माल, उसके बाद में वेलफेयर एक्टिविटीज, ये सिर्फ पूना तक क्यों सीमित है? देखो, इट इज नॉट वन मैन्स वर्क। पहला तो यू नीड टीम्स टू जस्टिफाई एनी वर्क, यू नीड टू गिव दैट काइंड ऑफ टाइम। मैं समझता हूँ पूना के बाहर कुछ क्लेम करके हम लोग टाइम वाइज में जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। हाँ, हो सकता है कि वी कैन मेक टीम्स, अगर अच्छे लोगों से ऐसी बात होगी और कोई लोग सामने आए तो इट विल डेफिनेटली बी गुड। तो इसके लिए निश्चित क्या लेंगे, क्या रणनीति बनाने वाले हैं? फिर जाहिर सी बात है जितना मुस्तहिक यहाँ पर, जितने हकदार पूना के मेमन है, दीगर स्टेट्स की भी है, उन तक भी आपकी जो है फलाई योजनाएं पहुंचना चाहिए, वेलफेयर एक्टिविटीज पहुंचना चाहिए। स्ट्रेटेजी क्यों नहीं बनी अभी तक? इस लाइन्स पे शायद सोचे नहीं है। सोचा नहीं सोचे, तो आगे सोचने वाले हैं इंशाल्लाह। अच्छी बात। ये एक बताइए, आपकी पैरेलल अगर आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है तो इतना वक्त कहाँ से निकाल लेते, कैसे निकाल लेते आप? ये बहुत बड़ी मुश्किल बात, बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। बहुत किस तरह के सैक्रिफाइस कर लिया अभी तक आपने एज ए फाउंडर मेंबर? फर्स्ट ऑफ ऑल तो फैमिली। मेमन आदमी इस तरह से दुकान नहीं छोड़ता है। ये तो इम्तियाज है उसका। हाँ, दुकान नहीं छोड़ता है। अच्छा। सो प्रायोरिटी ऐसी रखिए, काम कंप्लीट कर लो। वीक में एक बार रात को हम लोग 11 बजे मिलते हैं, सैटरडे नाइट को। संडे को छुट्टी होती है ना, सैटरडे नाइट को, उस टाइम पे हम लोग सब एप्लीकेशंस ले लेते हैं। 4-6 सेंटर्स बना के रखे, एक सेंटर ऑफिस बना के रखी है। मेडिकल कमेटी, अभी काम इतना स्ट्रीमलाइन हो गया है कि मेडिकल कमेटी को अथॉरिटी है कि भाई तुम इतना चेक इशू कर दो, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में लाने की जरूरत नहीं। सेम इज फॉर एजुकेशन, सेम इज फॉर विडो रिलीफ। स्पोर्ट्स में कितना जाना उसकी कमेटी है, अपलिफ्टमेंट में कितना पैसा क्या करना ये है। अब सैटरडे को बैठकर विजन पे बातें होती है, विजन के ऊपर बातें कि नाउ व्हाट नेक्स्ट। मैं आपको बताऊं कि 7 साल पहला जो अमाउंट 80,000 तक था, we have mashallah crossed 24 lakhs this year in terms of collection of zakat from Pune itself. अच्छा। So this is a big jump in terms of percentage. एक विजन था पूना को सेल्फ सफिशिएंट बनाने का और 80% तक तो पहुंच के अल्लाह चाहेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे इसी सिलसिले में, पूरी मेमन जमात की सूरत हाल, मतलब पूरे मेमन सोसाइटी की सूरत हाल को कैसे देखते हैं अभी तक कि जितना आपका सोशलिज्म रहा, उसके पास्ट एक्सपीरियंस की कॉन्टेक्स्ट में? इन पुणे सिटी और ऑल ओवर जनरलाइज कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए चारों तरफ। जाहिर सी बात है यहाँ की जो मेंबर की इश्यूज प्रॉब्लम्स है वो भी यवतमाल की भी वही रहने वाले, हैदराबाद की भी वही रहने वाले। पहला कुछ आप एक्सपीरियंस के तौर पे देखूंगा ना, मेमन लोग को मैंने बहुत जेनरस पाया हूँ। किस मामले में? चैरिटी के मामले में। अच्छा। बहुत जेनरस है वो, बहुत ज्यादा देते, वो बहुत ज्यादा चाहते कि भाई सब डेवलप हो जाए,
हाँ, ये तो थोड़ी मेहनत थी और नहीं, लेकिन इसमें एक माइनस पॉइंट मैंने ये भी देखा हूँ कि मेमन लोग देखकर भूल जाते हैं, दे डू नॉट फॉलो इट अप। अगर वो फॉलो अप करेंगे ना तो ये 80,000 भी मांगने की जरूरत। एक मतलब ये समझिए पैरेलल क्वेश्चन, अल्लाह के रसूल की हैसियत वमा अरसलना रहमतुल्लिल आलमीन की थी, पूरी दुनिया के लिए रहमत बना के भेजा गया। जितनी वेलफेयर एक्टिविटीज चल रही है सिर्फ मेमन जमात तक चल रही है, पूरी इंसानियत के लिए, बिल्कुल मुसलमानों के लिए कोई पैरेलल स्ट्रेटेजी देखो जितना थिंकिंग का हिस्सा है, डेफिनेटली है। ऑर्गेनाइजेशन हर चीज को बजट करके चलता है आगे। सो 10% ऑफ द बजट of what we collect is for non-Memons and 10% is for non-Muslims itself. अच्छा। और 3 to 4% हम लोग एलोकेट करते हैं जो दूसरे NGOs ये फील्ड में काम कर रहे हैं, कैंसर रिसर्च में या कैंसर सॉल्यूशंस में, इसको भी पैसा जाता है। अभी तो हमने अपने आंगन के अंदर फसल उगाई है, बाद में आंगन के बाहर भी हम काश्तकारी करेंगे। ये थे फिरोज मेमन साहब जो पूना मेमन ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर मेंबर्स हैं, अपने ख्यालात को रख रहे थे। फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ और रूबरू कराएंगे आपको उसके ख्यालात से। जब तक मुझे दीजिए इजाजत।